हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम कैसे जाने हम या कोई अन्य व्यक्ति उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को जानेंगे नहीं, उनसे बाहर कैसे आएंगे। तो पिछला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने जाना, उन लक्षणों के बारे में जाना किसी व्यक्ति के, जिसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि वो इमोशनली कमजोर है। अच्छा, मान लीजिए कि हम इमोशनली कमजोर हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, इनस्टेबिलिटी है इमोशंस की हमारे अंदर। कैसे उनसे बाहर निकलें? क्योंकि अगर उनसे हम बाहर नहीं निकलते हैं तो लाइफ नरक हो जाएगी। जिंदगी में हम हार से जाएंगे एकदम से। और कई बार ऐसा आप देखते होंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स का उनके बच्चों के साथ रिलेशन हो, चाहे गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, यंग एज की बात हम करें, मेच्योर एज की हम बात करें, कई बार ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं कि जिन्हें हम न किसी से बोल सकते हैं, और इवन कई बार हम खुद समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, बट चीजें सही नहीं होती हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं हमारी प्रॉब्लम है क्या, और हम कमजोर हो जाएंगे, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, गुस्सा आने लगेगा, लोगों के बीच बैठना नहीं पसंद करेंगे, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे जो निजी संबंध है वो खराब होने लगेंगे। राइट? जो चीजें पहले हमको बड़ी अच्छी लगती थी वो खराब लगने लगेंगी। या हो सकता है कि इमोशंस का लेवल ये हो कि किसी एक आदमी से इतना अटैचमेंट हो जाए कि बाकी लोगों की अटैचमेंट, बाकी लोगों के रिलेशन पीछे छूट जाए। ये इमोशंस का मामला है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे यंग एज के लड़कों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, या ऑफिस लाइफ में जो यंग लोग जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह के जो रिलेशन है उसमें इतना उलझते चले जा रहे हैं कि रियलिटीज से पूरी तरीके से वो भाग चुके हैं, जिंदगी की हकीकत को नहीं समझना चाह रहे हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, इमोशंस उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर इस तरह की दिक्कतें हैं, आपको खुद लग रहा है कि यार मैं परेशान हूं इस चीज को लेकर के। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, जब इस तरह की इंसान परेशान होता है, बट उन परेशानियों को छोड़ना नहीं चाहता है। वो जानता है कि इनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसमें रहने में ही उसको मजा आ रहा है। एक नशा, आपका इमोशन एक नशा बन जाता है। जैसे शराब पीने वाले को पता होता है कि जब मैं शराब पी लूंगा तो लड़खड़ाऊंगा, लेकिन लड़खड़ाने में उसको मजा आता है। उसी तरीके से इमोशंस में लाइफ तमाम तरीके से कॉम्प्लिकेशन से घिर जाती है, लेकिन इंसान साइकोलॉजिकली एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि जब उसको उस इंटेंगलिंग में मजा आने लगता है, उन परेशानियों में जीना चाहता है वो। He enjoy that pain, और इतना इंजॉय करता है उस पेन को कि कई बार पेन को और बढ़ाता है। जैसे अगर आप किसी का ब्रेकअप हो गया है, या कोई किसी के साथ इतना ज्यादा अटैच हो गया है कि उसके बिना सारी दुनिया खराब लगने लगी है उसे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, कहीं पे भी वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस पेन में इतना घिर जाता है वो कि उस तरह के इमोशन जिनके साथ है उन्हीं से बात करना, इवन मूवीज वो उसी टाइप के देखने लगेगा। इवन अगर ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप सॉन्ग सुनना, साथ ही जो फ्रस्ट्रेशन के वीडियोस हैं उनको देखना। इसका मतलब वो एडिक्ट हो गया है उस पेन का ना। जो पेन उसको फील हो रहा है किसी के रिलेशन में, उसी पेन का और हैवी डोज वो लेना चाहता है। राइट? एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। अगर ऐसी चीजें हैं
तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा या किसी काउंसलर से मिलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये, अगर आप इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कलेक्ट द डाटा। कलेक्ट द डाटा का मतलब कलेक्ट द डाटा ऑफ दीज काइंड्स ऑफ लाइफ्स, दीज काइंड्स ऑफ मैन। इतना तो आईक्यू आपका है कि अपने आसपास, अपनी जिंदगी, अपने अनुभवों से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट कीजिए, दिमाग में अपने ले आइए कि इस तरीके के रिलेशन जिनके रहे हैं या जो लोग इस कंडीशन में रहे हैं उनका रिजल्ट क्या हुआ है, या उन रिलेशन से जब वो बाहर निकले हैं तो उनकी लाइफ कैसी है। वो डाटा आपके बहुत काम आने वाला है। उसके आधार पे दो चीजें होंगी, एक तो डाटा कलेक्शन में आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि दिमाग का डाइवर्जन हो। एक तो दिमाग डाइवर्ट होगा, और दूसरी चीज आप रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि इमोशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रिजल्ट के बारे में तो सोचते ही नहीं है, होगा क्या, उसमें तो पागलपन रहता है एकदम से इंसान के अंदर। जो भी होगा देखा जाएगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी कोई मतलब नहीं, देखे जिसको जो देखना है, बोले जिसको जो बोलना है, किसी साले से डरते थोड़ी ना है, किसी की परवाह थोड़ी ना है। इसका मतलब रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो आप। तो मैंने डाटा की बात इसलिए की कि ऐसे रिलेशंस के डाटा के बारे में सोचिए कि इनके रिजल्ट क्या हुए हैं। एक तो माइंड का डाइवर्जन बढ़ेगा, दूसरा आप रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, और जब रिजल्ट की ओर जाएंगे तो उनके रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज देने वाले रहे, राइट। और उनके रिजल्ट निश्चित रूप से आपके माइंड को जो है वो थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, राइट। स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी कि नहीं, लाइफ रूल्स पे चलती है, लाइफ इमोशन पे नहीं चलती है, राइट। अगर आपको बुखार है तो बुखार किसी के किस करने से नहीं सही हो सकती है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपको टैबलेट्स खानी पड़ेगी, राइट। क्लियर। ये इमोशन का मामला, किसी को हम कह रहे हैं तू मेरी जिंदगी है, नहीं, तू मेरी जिंदगी नहीं, ऑक्सीजन मेरी जिंदगी है यार। रियलिटी इज दिस। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो देखो जी पाओगे क्या, राइट। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तुम नहीं हो मुस्कुराने की वजह। मुस्कुराने की वजह मेरे अच्छे दांत हैं। अगर अच्छे दांत नहीं होंगे तो हम मुंह बंद करके मुस्कुराएंगे। रियलिटी पे आइए, कम ऑन, रियलिटी, राइट। जिंदगी हकीकत पे चलती है। रियलिटी ये है कि अगर आप 5 रुपए नहीं देंगे पानी के बतासे वाले को तो पानी का बतासा आपको नहीं खिलाएगा। ये फैक्ट है लाइफ का, राइट। इसको समझना पड़ेगा कि हम लाइफ में फैक्ट की ओर बढ़ रहे हैं कि फिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हम फैंटेसी में जी रहे हैं कि रियलिटी में जी रहे हैं। लाइफ वर्क्स ऑन रियलिटी। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन होते हैं और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हस्बैंड वाइफ की लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी होती है, और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, राइट। और प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्यूशन निकालने में जिंदगी प्रैक्टिकल हो जाती है, राइट। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम्स नाम की चीज नहीं होती, और जो प्रॉब्लम होती है वो एंजॉय का रीजन होती है। होती भी है जो प्रॉब्लम ये है कि छुप छुप के मिलना है, छुप छुप के बातें करना है, तो दे एंजॉय इट। इट्स लाइक एन एडिक्शन, एक नशा है। इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड दे आर लिविंग इन,
ऐसी कंडीशन में वो जी रहे, दे एंजॉय इट, दिस इज देयर एंजॉय, उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट उनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नाम पे कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ही नहीं है। दे लव फर्स्ट, दे लव सेकेंड एंड दे लव थर्ड। पहला काम वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरा काम वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं, प्यार करते हैं। नथिंग रिमेन्स, कल आप कुछ भी नहीं करते, राइट? उनको क्या पता कि अगर इसी से शादी हो जाएगी तो प्यार के अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। यही है जो कहेगी वो थोड़ा सा वो सिलेंडर भराना है। गर्लफ्रेंड तो कभी सिलेंडर भराने के लिए नहीं बोल रही कि सिलेंडर भरवा के आइएगा सामने, 3 दिनों से कह रही सिलेंडर भराना है। ये जो सिलेंडर भराने वाला इरिटेशन है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी आप गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जी रहे हो, इसीलिए ज्यादा अच्छी लग रही है वो रियलिटी आपके उसके साथ आप नहीं जी रहे हो। जब वही आपकी वाइफ बन जाएगी ना, तो फिर जैसे ही घर से निकलोगे 200 मीटर गए रहोगे, फोन आ जाएगा, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, लिस्ट है, कुछ सामान लेते आइएगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो रेड कलर की एक रील लेते आइएगा, सिलाई मशीन की वो सुई नहीं है, लेते आइएगा, राइट? अरे यार वो गारमेंट आप लाए थे, ये गारमेंट वो गारमेंट, वो यार उसका नंबर मिसमैच हो रहा है, उसको चेंज करना है, प्रभु कल करवा देंगे। ये जो लाइफ है, ये रियल लाइफ है, ये रियलिटी की लाइफ है। और जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाइफ में जी रहे हो, उसमें इन चीजों की जगह ही नहीं है। उसमें तो जैसे शुरू करोगे, प्यार से शुरू करोगे, और प्यार मैंने बोल दिया ना, पहला काम प्यार करते हैं, दूसरा काम प्यार करते हैं, और सबसे बड़ा काम जो करते हैं, तीसरा काम, वो प्यार करते हैं। इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। दे लिव इन इमेजिनेशन, कल्पना में जीते हैं वो पूरी तरीके से, रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, राइट? तो इन इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ रियलिटी पे चलती है, राइट? वी आर सोशल वन, मैन इज सोशल एनिमल। हम उन चीजों को नहीं कर सकते जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, राइट? और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सोसाइटी को हम किनारे करते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैन इज सोशल एनिमल अगर है तो सोशल निकाल दो भैया, मैन इज एनिमल बचेगा, आप जानवर हो गए, आप कुत्ते बिल्ली हो गए, राइट? तो इमोशंस इतने ज्यादा एक्सेस ना हो जाए कि आपको कुत्ता और बिल्ली बना दे, राइट? इसलिए आपको डाटा कलेक्ट करना होगा कि क्या क्या चीजें किसके साथ हुई हैं, और ऐसे जो कंडीशंस वाले लोग रहे उनके रिजल्ट क्या हुए हैं, राइट? क्लियर? इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन। हम इतना एक्सपेक्टेशन लाइफ में रख लेते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं इमोशंस में आकर के, कि जब वो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा पेन दे जाती है, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डिप्रेशन का कारण क्या है। लोग बहुत नंबर ऑफ, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे फैमिली रिलेशन की बात करें, प्रोफेशनल सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, एक लंबा तबका है जो खुद ही नहीं जान रहा है कि मैं इमोशनली इम्बैलेंस्ड हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। वो डिप्रेशन में है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा, वो परेशान है। अगर एक अच्छे काउंसलर के पास जाए, उसका जो मेंटल डायग्नोस किया जाए, तो पता चलेगा कि रियली वो डिप्रेशन में है। और मेरा तो अपना सर्वे है कि 50% से ज्यादा यंग जनरेशन डिप्रेशन में है। वो पैसिव डिप्रेशन हो सकता है, एक्टिव डिप्रेशन हो सकता है। जब वो एक्टिव डिप्रेशन हो जाएगा तो दिखने लगेगा, लेकिन अभी पैसिव रूप में है, परेशान है वो, बट किसी से बोल नहीं पा रहा है। उसको समझना पड़ेगा वो होता क्यों है। वो लाइफ की एक्सपेक्टेशन है, इसके साथ यार इतनी अच्छी है, इतना अच्छा, कितना स्मार्ट है,
इसके साथ अगर शादी हो जाए, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, कैसे जीऊंगा यार इसके बिना। ये जो फैंटेसी क्रिएट हो जा रही है, जो तमाम सारे इफ आ गए हैं, काश ये जॉब मुझको मिल जाती यार, इतनी अच्छी जॉब, ये गाड़ी, फिर इसके बाद फिर एक बंगलो ऑफर हो जाता, इतना हो जाता, फिर इसमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता। ये जो इफ्स है ना, काश ऐसा हो जाता, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहां आप हैं उस कंडीशन को देख ही नहीं रहे हैं, उससे जुड़े होने के बाद ये हो जाता, फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता। एक्चुअली मैं एक बड़ा लोकल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक इंसान है जो फॉर्म फिल किया उसने, मान लीजिए उसने कोई किसी गवर्नमेंट वैकेंसी का या अच्छी जॉब के लिए उसने फॉर्म फिल किया। जिस दिन वो फॉर्म फिल करता है ना, उसी दिन से सोचना शुरू कर देता है, इस फॉर्म फिल किया, फिल कर दिए, इसका एग्जाम होगा, एग्जाम में ऐसे ऐसे करूँगा, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इतने कम पढ़ रहे हैं, फिर तुक्का लगा दूंगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जो मैंने तुक्का लगाया था वो वाला क्वेश्चन तो सही हो गया यार, क्वालिफाई कर जाऊंगा, इंटरव्यू में जाऊंगा। इंटरव्यू में बढ़िया एकदम अजीब, उस दिन तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो खुद ही क्वेश्चनों सोच ले रहा है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाला आंसर दे दूंगा। फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा यार, इतनी सैलरी मिलेगी, सबसे पहले एक अच्छा सा घर लूँगा, नहीं यार घर बाद में बनवाएंगे, पहले गाड़ी ले लेंगे, अच्छा फिर घर बनवाएंगे, और घर पूरा नहीं थोड़ा सा बनवा लेंगे, रहने लगेंगे, बाद में धीरे धीरे बनवाते रहेंगे, अच्छी सी गाड़ी रखने की जगह हो जाए यार, मस्त सा बढ़िया, हम आराम से बढ़िया टेबल सोफा वोफा लगवा लेंगे और आराम से पहुँचेंगे बढ़िया। शाम को अपना एक अलग जो है वो बार बना लेंगे रूम के अंदर ही, अच्छी अच्छी ब्रांड की रखे रहेंगे, मस्त एक सिगरेट लगाएंगे, कितनी मस्त, राइट, क्लियर। तब तो वो भी नहीं मना करेगी, शादी कर लेंगे यार उससे, वो जो इशू बना रखी है जॉब का इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, और उससे शादी करेंगे, आराम के साथ दोनों लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब पता लगा कि जब आपने फॉर्म फिल किया, एग्जाम देने गए, रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पेन रिटेन न क्वालिफाई करने का नहीं है, केवल एग्जाम में आप फेल नहीं हो रहे हो, आपकी गाड़ी फेल हो गई, आपका घर फेल हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड फेल हो गई, आपका वो रूम के अंदर बार बनाना फेल हो गया, वो सिगरेट की स्टिक फेल हो गई, राइट। एक वो इनिशियल स्टेज थी एग्जाम की, पहली सीढ़ी थी, उस पहली सीढ़ी से आप नीचे आए हो, हकीकत ये है, लेकिन आप इमोशंस के आधार पे इतनी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ चुके थे कि गिरे तो आप एक सीढ़ी से नहीं गिरे, उस पता नहीं कितनी मंजिल की बिल्डिंग से गिरे, जितने इमोशंस आपने उसके साथ जोड़ रखे थे। ये प्रॉब्लम है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो फ्यूचर के बारे में बहुत सोच ले जाते हैं वो इमोशनली कमजोर है, तो आपको इतना दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप। अक्सर लोग कहते हैं बड़े सपने देखो, बड़ा टारगेट रखो, मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा अपना मानना है टारगेट बड़ा नहीं रखना चाहिए, टारगेट बहुत छोटा रखना चाहिए, अगला स्टेप ही टारगेट रखो बस, राइट। टारगेट हमेशा छोटा रखो, अगला स्टेप। इवन मुझे घर से निकलना है तो घर की बाहर की जो दहलीज है वो टारगेट नहीं मेरा, पहला टारगेट ये है कि मैं अपने बेड से अपना पैर नीचे रखूं, पहला टारगेट मेरा ये है, ताकि अगर फेलियर हो ना उतर पाऊं तो एक स्टेप की तकलीफ हो ना, राइट। रिस्टार्ट कर देंगे, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, आई वाज इवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। लेकिन इतने लंबे टारगेट्स हम रख लिए और गिरे तो पूरे टारगेट टूटेंगे, आप अकेले नहीं टूटेंगे, राइट। स्टिल लाइफ को प्रैक्टिकल बेसिस पे जिए आप। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो अटैचमेंट हमारे होते हैं, चूंकि इस एज में जो यंग जनरेशन की डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इमोशनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, उसमें बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस चीज की आ रही है कि हम किसी से जो रिलेशन बना रहे हैं वो फेक ग्राउंड पे बना रहे हैं, उनका ग्राउंड कमजोर है।
हम जिससे भी रिलेशन बना रहे हैं उसको केवल देख के बना ले रहे हैं। राइट, हमने कॉलेज में देखा किसी को, हमने किसी ऑफिस में मिले किसी से, जॉब सेक्टर में मिले, असाइनमेंट पे मिले किसी से, हम उससे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, अच्छी बात। बट ये जो सोसाइटी में आप किसी से मिल रहे हो, ये जो सोशल एटमॉस्फियर है आपका, सोशल पब्लिक डीलिंग जो है आपकी, सोशल डीलिंग जो है, इसके आधार पे किसी के कैरेक्टर का, किसी के व्यक्तित्व का, किसी के जीवन का, किसी के स्टेटस का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कोई लड़की मुझे पार्टी में मिल गई, बारात में मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में आई है तो वो उसका जितना आचरण है वो सब बनावटी होगा। जैसे हमारे घर के कपड़े अलग होते हैं पहनने के, बारात वाले कपड़े अलग होते हैं, राइट। हम घर में अलग तरीके से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, लेकिन किसी ऑफिशियल जगह पे होते हैं तो ज्यादा बनावटी, अलग ढंग से बोलने, बातचीत करने का लहजा होता है, राइट। हम वहां पोज करते हैं, हम वहां ये कोशिश करते हैं कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं, फाल्स बिहेवियर होता है। उस फाल्स बिहेवियर में सोसाइटी में जो आप मिलते हैं किसी से, वहां अटैच हो जाते हैं। एक लड़की को आपने कॉलेज में देखा, हमेशा उस नाइस ड्रेस में, नाइस सैंडल, लिपस्टिक, लिप बाम, अच्छे हेयर स्टाइल, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, डीओ लगाए, उस रूप में देख रहे हैं ना। उसको इस रूप में भी देखिए कि यार ये घर पे ऐसी नहीं है। जब ये मेरी इंडिविजुअल लाइफ में मान लीजिए हम लाते हैं इसको, इसके बारे में इतना दूर तक सोच रहे हैं कि यार घर में होगी तो यही वाली तो है जो झाड़ू लगाती रहेगी, राइट। अगर साड़ी पहने रहेगी तो ये साड़ी को समेट करके किनारे लगा करके पोछा लगाती रहेगी। उस रूप में उसको देखिए ना, रियल लाइफ में ले जाइए। अगर उस रियल लाइफ में जाने के बाद, वहां सोचने के बाद, और जो अभी अभी आप देख रहे हो एक स्पेशल ओकेजन में, अगर दोनों के बीच टैली हो पा रही है, चेहरे पे शिकन नहीं आ रही है, तब तो ठीक है ना। लेकिन आप रियलिटी पे नहीं जा रहे हो, आप केवल उस फिक्सस लाइफ पे चले जा रहे हो, राइट। क्लियर? ये प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे आपको दूर निकलना पड़ेगा, राइट। चीजों को रियल वे में देखना पड़ेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी लाने का जो फैक्ट है, जो एकदम एक लाइन का फार्मूला है कि हर चीज को रियल में देखिए, इफ में मत देखिए काश ऐसा हो, जो है बस वही है, राइट। किसी को खाली देखने से उसके व्यक्तित्व का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, राइट। इमोशनल इंबैलेंस की एक प्रॉब्लम आप देखते होंगे। जैसे हम किसी पार्टी में एक बार चले गए किसी के यहाँ, जो शर्ट पहन के गए हैं, जो पैंट पहन करके गए हैं, नेक्स्ट टाइम जब जाना होता है ना, हम सोचते हैं कि यार ये वाली शर्ट तो पहन के गए थे उस बार, लोग सोचेंगे यही वाली शर्ट दोबारा पहन के चले आए। गर्ल्स के साथ तो विशेष प्रॉब्लम है। एक साड़ी अगर पहन के चली गई पार्टी में, अगर दोबारा पार्टी में जाना है, एक दो लोग भी टैली कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं उस पार्टी में, ये वाली साड़ी तो नहीं पहनेंगे। लोग कहेंगे यही साड़ी बार बार पहन के आती है, ये सैंडल यार उस बार भी यही सैंडल पहने थे, नहीं ये वाली। एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, आपको कितने लोगों की सैंडल याद है कि किस व्यक्ति ने कैसी सैंडल पहनी थी? आपको याद है उस आदमी ने शर्ट किस कलर की पहनी थी? और इतनी दूर की छोड़ी, कल आपके साथ जो रहने वाला व्यक्ति है, इवन ऑफिस एम्प्लॉई, उसने कौन से कलर का शर्ट पहना था, याद है आपको? बोलो, नहीं याद है। अब बोलोगे नहीं याद है, कल का नहीं याद है यार, 3 महीने पहले का कैसे याद रहेगा किसको? आप किसी का नहीं याद रख सकते हो कौन से कलर का शूज किसने पहना, कौन सा पैंट किसने पहना था, कौन सी सैंडल किसने पहनी थी। तुम्हारा कौन याद रखता है यार? कोई नहीं याद रखता।
बस एक इमोशनल प्रॉब्लम है लोगों की, इसको भी लेकर के तनाव में आ जाते हैं। 2 दिन पहले से, एक एक महीने, महिलाएं तो, गर्ल्स तो एक एक महीने पहले से ये पहनना, वो पहनना, ये वाला नहीं, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, तनाव देके बैठी अपने आप को। कोई इतना नहीं ध्यान देता, राइट? और आप, सबसे बड़ी चीज है, अपने बारे में सोचिए, आप कितना ध्यान देते हो। अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो इतना बड़ा इशू नहीं है ये। अपनी पर्सनालिटी में जो 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 मौलिक गुण है आपके, जो आपका शिष्टाचार है, जो सदाचार है, जो आपकी डीलिंग है, उसको स्ट्रांग रखिए। इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर, उन नेगेटिव इमोशन से बचने का यही तरीका है कि रियल ग्राउंड पे जीने की प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। सबसे बड़ी चीज, ऐसे लोगों के बीच कतई न बैठे जो नेगेटिव बातें करने वाले लोग, निराश लोग। पता लगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे प्यार में कोई बीमार है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जानते हो कंपनी कैसी ढूंढेंगी? मेरा ब्रेकअप हुआ है तो हमारी दोस्ती उन्हीं के साथ रहेगी जिनका ब्रेकअप हुआ। वो अपनी पीड़ा बताए, तुम अपनी पीड़ा बताओ। अपन तकलीफ सुनाए, तुम अपनी तकलीफ सुनाओ। यार गर्म पानी है, गर्म पानी में गर्म पानी डालोगे तो ठंडा थोड़ी ना हो जाएगा। आप सैड हो, सैड स्टेटस लगाना शुरू कर दोगे मोबाइल में, पेन में और पेन। यार भूलेगा कैसे? माइंड का डाइवर्जन होना चाहिए ना। इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फार्मूला है, मैंने बताया आप लोगों को, कि थोड़ा सा आपको रियल में आना होगा और माइंड का डाइवर्जन होना चाहिए। माइंड को डाइवर्ट होने ही नहीं दे रहे हो आप। पता लगे किसी से प्यार कर लिए, प्यार हो गया, आप पता लगेगा प्यार है कि खाली स्टेटस, प्यार है कि गाने, प्यार के ही वीडियो। हद हो गई यार, डूबते चले जा रहे उसी में। दुखी हो किसी चीज को लेकर के, किसी से नाराजगी हो गई, थोड़ा सा आपसे वो गेट एंग्री हो गई, गुस्सा है, पता लगा सुबह से शाम तक स्टेटस पे स्टेटस, मनाने वाला स्टेटस, राइट? यार मतलब अपने आप को उस इमोशन से निकाल क्यों नहीं रहे हो? उस एक वर्ड को पकड़ के, एक इमोशन को पकड़ के बैठ क्यों गए हो? राइट? अगर आप सैड हो ना तो हैप्पी स्टेटस लगाओ, हैप्पी वीडियोस देखो, मस्त लोगों के साथ बैठो। तुमको हार्ट में डाउन सा फील हो रहा है, परेशान फील हो रहे हो, तो ऐसे लोगों की कंपनी में बैठो ना जो थोड़ा सा जॉली नेचर के हो, हंसी मजाक जहां होता हो। और आप अकेले में चले जा रहे हो, राइट? अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करने लग रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और माइंड जहां आपका डिस्टर्ब हो रहा है उससे माइंड के डाइवर्जन को बढ़ाने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े, यू हैव टू डू, राइट? क्लियर? और लाइफ में सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी दी है, राइट, जिंदगी की उम्मीदें जिन्होंने आपके साथ जोड़ रखी हैं सबसे पहले से, राइट, जो ट्रेन पे आपके साथ सबसे पहले चढ़े हैं जिंदगी के सफर में, उनका हक आपके ऊपर पहला है। आखिरी स्टेशन से उतरने से पहले किसी स्टेशन पे जो मुसाफिर मिल गए हैं, वो जिंदगी में आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकते हैं कि जो लोग रास्ते भर आपको ये पूछते चले आए हैं कि खाना खोले, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, चने बना दें, उनको आप भूलने लगो, राइट? जब आप उनके बारे में सोचोगे, व्हेन यू थिंक अबाउट योर रिलेशन, कई बार ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हम रिश्तों को निभाएं कैसे। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्तों को निभाना बड़ा मुश्किल है। मुझसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मैं ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा रहा था एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, ह्यूमन वैल्यूज पे लेक्चर दे रहा था, रिलेशन पे बात कर रहा था। एक स्टूडेंट्स ने हमसे पूछ लिया, सर रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाए कैसे जाएं, निभते नहीं हैं, हम क्या करें कि रिश्तों को निभा ले जाएं।
सर क्या कर सकते हैं, सेशन था, मैं बोल रहा था, अचानक से एक लड़के ने, मुझे लगता है MCA का स्टूडेंट था, उसने पूछा था मुझसे। मैंने बताया रिलेशन बनाना मुश्किल है, निभाना बहुत आसान है। रिश्ते बनाने में तो लोगों का मेंटल स्टेटस मिलना जरूरी होता है। जब मजा तो तब आता है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो यह है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब दिल मिलते हैं तब रिश्ते बनते हैं। रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है, निभाना तो बहुत आसान है। उसने कहा सर मैं समझ नहीं रहा हूं। राइट, मैंने उसको समझाया रिश्ते निभाने के लिए रिश्तों को समझना जरूरी है। जिस दिन आप रिश्तों को पहचान लेंगे उस दिन निभ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं तो जनरली एक साइड की जो सीट होती है, अगर जनरल में आप हैं तो 6 लोग तक बैठ लेते हैं आराम से। 5 लोग तो आराम से 5 लोग बैठ लेंगे, 5 लोग आराम से बैठ लेते हैं। अब आप सोचो 1 सेकंड के लिए 5 लोग आप बैठे हुए हैं और कोई एक आदमी और चढ़ा, जगह नहीं है। आप क्या करते हो, जनरली लोग और चौड़े होके बैठ जाते हैं, यहां जगह नहीं है, राइट, और पैर फैला लेंगे, यहां जगह नहीं, दूसरी तरफ देखने लगेंगे। लेकिन कल्पना करो कि आप बैठे हुए 5 लोग ऑलरेडी, और जबकि बड़ी गर्मी है, जगह नहीं है वास्तव में, अब किसी को बैठाएं आप इतना नहीं, बट कोई आदमी ऐसा आ जाए जो आपके एकदम क्लोज ग्रुप का हो, बड़ा ही करीबी हो, आप लोग सिमट जाते हो, उसके लिए जगह बना देते हो। वो रिलेशन, उसको जगह मिल गई, किसकी वजह से जगह मिल गई, रिश्ते हैं आपके ना, और रिश्ते इसलिए निभ गए, वहां पे 5 की जगह 6 लोग बैठ गए, क्योंकि आपने उसको पहचान लिया, उस रिलेशन को पहचान लिया। जिंदगी इसी तरीके से है, रिलेशन को अगर आपने पहचाना तो निभ जाएगी, आप एडजस्ट कर लोगे। अगर नहीं पहचान रहे होगे तो क्यों एडजस्ट करोगे भाई। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए बड़ा आवश्यक है कि आप अपने रिलेशंस के रियल ग्राउंड को समझें, पहचानें। राइट, आई थिंक इमोशनल स्टेबिलिटी पे काफी हम लोग बोल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम बात करेंगे इस विषय पे, लेकिन इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, पॉइंट बाय पॉइंट जो बातें मैंने आपको बताई, तब आप इमोशनली स्ट्रांग बन पाएंगे और इमोशनली स्टेबल हो पाएंगे। With this comment, I would like to thank you. Thank you very much, students. Thanks a lot.